नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए, घबराने की बात नहीं है। ये कोई उबाऊ कानूनी लेक्चर नहीं होने वाला। नहीं नहीं। हमारे पास एक कहानी है, एक काल्पनिक कहानी जिसमें अपराध है, लालच है, डर है और हाँ, अंजाम भी है। और इसी कहानी के जरिए हम आईपीसी की कुछ जरूरी धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये तरीका काफी अच्छा रहेगा। कहानी से चीजें याद रह जाती हैं। बिल्कुल। ये कहानी समझिए हमारी स्रोत सामग्री है। इसमें एक क्रिमिनल गैंग है, उनकी करतूतें हैं और उनसे जुड़े कानूनी पहलू भी। हमारा मकसद सीधा सा है, इन कानूनी बातों को कहानी में पिरोकर आसान और यादगार बनाना। सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, खोलते हैं इस कहानी और कानून की परतें। जरूर। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से। एक सुनसान सा गोदाम है, वहां गिरोह का सरगना बैठा है और उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक है, लालच वाली। वो अपने एक साथी से पूछता है, क्यों भाई, सरकारी कागजात बदले गए या नहीं? मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है जोरों से। हाँ, यहीं से अपराध की नींव रखी जा रही है। उसका साथी थोड़ा सहमा हुआ सा है, हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ मालिक, काम तो हो गया, रिकॉर्ड अब हमारे हक में है। लेकिन डर भी रहा है वो। हाँ वही कहता है, पर मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो। अब यहाँ कौन सा कानून लग सकता है? मतलब सिर्फ कागजात बदलना? देखिए, कहानी की शुरुआत में ही दो चीजें साफ दिख रही हैं। एक तो वो उस गोदाम में या जहां भी वो कागजात रखे थे वहां घुसे होंगे। हाँ जाहिर है। तो किसी और की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत घुसना, वो भी गलत इरादे से। इसे कानून में कहते हैं आपराधिक अतिचार या क्रिमिनल ट्रेसपास। अच्छा। ये आता है आईपीसी की धारा 441 के तहत। यहाँ इरादा साफ है, दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना, जो अपने आप में एक अपराध है। ओके। और वो जो डर रहा था, शायद कुछ नुकसान भी किया हो। हाँ बिल्कुल मुमकिन है। यही दूसरी चीज आती है रिश्ती यानी मिसचिफ, जो धारा 425 आईपीसी में है। रिश्ती ये क्या होता है? इसका मतलब है जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना। ऐसा नुकसान जिससे किसी व्यक्ति को या पब्लिक को गलत तरीके से हानि हो सकता है रिकॉर्ड बदलने के लिए उन्हें कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ी हो, या सिर्फ गैर कानूनी तरीके से वहां मौजूद रहना ही मालिक के लिए एक तरह का नुकसान है। समझ गया। लेकिन कहानी का सरगना तो बड़े स्टाइल में है। कहता है, कानून वो तो किताबों में सड़ता है, हमारी ताकत जमीन पर है। हाँ, अपराधियों का यही रवैया होता है अक्सर। पर तभी एक दूसरा गुंडा, जो शायद ज्यादा डरा हुआ है, बोल पड़ता है, मालिक वो फाइलें निकालने के लिए हमें ताले तोड़ने पड़े। अब ये ताले तोड़ना कैसे मामला बदल जाता है? हाँ बिल्कुल। यहाँ बात सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास धारा 441 से आगे बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे? जब कोई किसी ऐसी जगह जैसे घर, बिल्डिंग या गोदाम में जहां सजा वाला कोई अपराध करने के इरादे से घुसता है, और वो भी छुपकर या जबरदस्ती दरवाजा या ताला तोड़कर, हाँ। तो वो गुप्त गृह अतिचार, लॉकिंग हाउस ट्रेसपास या गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग कहलाता है। ये धारा 454 आईपीसी के तहत आता है। ओहो, तो ये ज्यादा सीरियस है। हाँ, ये ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें घुसने का तरीका ज्यादा शातिर या जबरदस्ती वाला है, और साथ में किसी कैद की सजा वाले अपराध का इरादा भी जुड़ा है। और वो ताले तोड़ना, क्या उसका भी कुछ है? हाँ, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक धारा है। धारा 461 आईपीसी, संपत्ति वाली किसी तिजोरी आदि को बेईमानी से तोड़कर खोलना। अच्छा। ये खास तौर पर किसी बंद जगह जैसे तिजोरी, संदूक, अलमारी या कोई भी बंद जगह जिसमें प्रॉपर्टी रखी हो या रखी जा सकती हो, उसे बेईमानी से तोड़ने या खोलने पर लगती है। तो फाइलों वाली अलमारी या कमरा तोड़ना इसमें आ जाएगा? बिल्कुल। तो आप देखिए कैसे एक ही काम में कई धाराएं लग सकती हैं, जो अपराध की परतें और उसकी गंभीरता दिखाती हैं। हाँ, वाकई कानून तो हर चीज को बारीकी से देखता है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सीन बदलता है। एक बेचारा व्यापारी है, रोता हुआ गिरोह के अड्डे पे पहुंचता है। पूछता है, मेरा माल, मेरी गाड़ियां क्यों उठवा ली? ये तो सरासर जबरदस्ती है। यहाँ तो सीधी सीधी लूटपाट लग रही है। इसे कानून थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। जब किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, चोट पहुंचाने का डर दिखाया जाता है, हाँ। और उस डर की वजह से उसे कोई संपत्ति या कोई कीमती चीज देने पर मजबूर किया जाता है, तो उसे कहते हैं उद्दपन यानी एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन, हाँ सुना है। ये धारा 384 आईपीसी के तहत आता है।
कहानी में शायद व्यापारी को धमकाया गया होगा कि अगर पैसे नहीं दिए या माल नहीं दिया तो उसकी गाड़ियां उठा लेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन कहानी में गुंडे तो हंस रहे हैं। वो कहते हैं ये तो धारा 384 और 403 है, समझे? ये 403 क्या भला है? अब ये एक्सटॉर्शन से अलग है क्या? हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। धारा 403 है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, मतलब डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दुर्विनियोग मतलब ये तब लगती है जब किसी को कोई चल संपत्ति, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है जो उसे कानूनी तौर पर नहीं मिलनी चाहिए थी और वो बेईमानी से उसे अपने इस्तेमाल में ले आता है या किसी और चीज में बदल लेता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी को सड़क पर पर्स पड़ा मिला, उसे पता है कि उसका मालिक कौन है या वो उसे ढूंढ सकता है, लेकिन वो मालिक को लौटाने की बजाय उसमें से पैसे निकालकर खर्च कर देता है। ये दुर्विनियोग है। अच्छा, तो यहाँ गाड़ियों के मामले में? यहाँ अगर उन्होंने गाड़ियां सीधे उठा ली बिना किसी धमकी के और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे तो वो दुर्विनियोग में आ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही घटना में एक्सटॉर्शन और मिसअप्रोप्रिएशन दोनों के तत्व होते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि असल में हुआ क्या था। ये तो काफी पेचीदा है। अच्छा, कहानी में वो व्यापारी जब कहता है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, हाँ, तो सरगना उसे धक्का देता है और धमकी देता है, जा, लेकिन याद रखियो कल सुबह तेरी दुकान राख मिलेगी। और अगली दिन सच में उसकी दुकान चला दी जाती है। ये तो हद ही हो गई। ये वाकई एक बहुत ही संगीन अपराध है। आग लगाना, खासकर किसी ऐसी जगह पर जो रहने या सामान रखने के काम आती हो। हाँ, दुकान तो। हाँ, जब कोई आग या किसी विस्फोटक चीज का इस्तेमाल करके किसी ऐसी इमारत को जो आमतौर पर घर के तौर पर या संपत्ति रखने के लिए जैसे दुकान या गोदाम इस्तेमाल होती हो, उसे नष्ट करने के इरादे से नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर लगती है धारा 436 आईपीसी, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एटसेट्रा। इसकी सजा क्या होती होगी? इसकी सजा बहुत सख्त है, आजीवन कारावास तक हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं है, ये इंसानी जान के लिए भी खतरा पैदा करता है। सही कहा। अच्छा, ये गिरोह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब वो अपना दबदबा बनाने के लिए एक धार्मिक स्थल पर हमला कर देते हैं। ओहो। एक गुंडा थोड़ा हिचकिचाता भी है, कहता है मालिक ये ठीक नहीं होगा, पर सरगना का हुक्म है मूर्तियां तोड़ दो, दीवारें गंदी कर दो। क्या कानून ऐसी जगहों को खास प्रोटेक्शन देता है? हाँ बिल्कुल, भारतीय कानून धार्मिक भावनाओं और पूजा स्थलों की पवित्रता का बहुत सम्मान करता है। इसके लिए खास धाराएं हैं। कौन सी? धारा 295 आईपीसी, injuring or defaling place of worship with intent to insult the religion of any class। मतलब अगर कोई किसी पूजा स्थल को या किसी ऐसी चीज को जिसे कोई वर्ग पवित्र मानता है उसे नुकसान पहुंचाता है, नष्ट करता है या अपवित्र करता है और उसका इरादा उस वर्ग के धर्म का अपमान करना है, तो ये धारा लगती है। और कहानी में सरगना एक और धारा का नाम लेता है, 297। हाँ, धारा 297 आईपीसी है, ट्रेसपासिंग ऑन बेरियल प्लेसेस एक्सेट्रा। ये पूजा स्थलों के साथ साथ जो अंत्येष्टि स्थल होते हैं, कब्रिस्तान वगैरह, उनकी पवित्रता से जुड़ी है। अच्छा, अगर कोई ऐसी जगह पर बिना इजाजत घुसता है और उसका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है या किसी शव का अपमान करना है या वहां हो रहे अंतिम संस्कार या रस्मों में बाधा डालना है, तो ये धारा लगती है। इन दोनों धाराओं का मकसद समाज में जो धार्मिक सहनशीलता है, जो शांति है, उसे बनाए रखना है। कहानी में जो हो रहा है वो साफ तौर पर इन कानूनों का उल्लंघन है। ये कहानी तो मतलब और अंधेरी होती जा रही है। अब ये गिरोह बच्चों को बहला फुसला कर या शायद डरा धमका कर अपने गलत कामों में इस्तेमाल करने लगता है। ये बहुत ही दुखद और गंभीर बात है। बच्चे रो रहे हैं, घर जाना चाहते हैं। बच्चों का अपहरण करना या उन्हें उनके जो कानूनी गार्डियन है उनकी देखभाल से दूर ले जाना, ये बहुत संगीन जुर्म है। इसके लिए है धारा 361 आईपीसी, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ये कब लगती है? ये तब लगती है जब किसी नाबालिग को लड़के के लिए 16 साल से कम, लड़की के लिए 18 साल से कम या फिर किसी विकृत चित्त व्यक्ति को उसके जो कानूनी अभिभावक हैं उनकी मर्जी के बिना उनकी कस्टडी से ले जाया जाता है या बहकाकर दूर कर दिया जाता है। कहानी में गुंडे एक और डरावनी धारा का जिक्र करते हैं, 366 बी,
ये क्या चीज है? धारा 366 बी आईपीसी ये एक बहुत ही गंभीर और स्पेसिफिक कानून है। ये मानव तस्करी से जुड़ा है। मानव तस्करी? हाँ, ये तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति किसी लड़की को जिसकी उम्र 21 साल से कम हो विदेश से भारत लाता है और उसका इरादा ये होता है कि उस लड़की को किसी और व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा या फुसलाया जाएगा, या फिर वो ये जानते हुए लाता है कि ऐसा होने की पूरी संभावना है। बाप रे। हाँ, ये मानव तस्करी का एक बहुत ही घिनौना रूप है और इसकी सजा भी काफी सख्त होती है। कहानी में इसका जिक्र शायद गिरोह की क्रूरता और उनके अपराधों की गहराई दिखाने के लिए किया गया है। समझ गया। अब ये लोग अपनी काली कमाई छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं? धोखाधड़ी, नकली खाते बनवा रहे हैं। अच्छा। इनका मुनीम है, वो डर के मारे कांप रहा है, बताता है मालिक सारे बही खाते गलत बना दिए हैं। क्या इस तरह की अकाउंटिंग की हेराफेरी के लिए भी कोई खास कानून है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए है धारा 477A आईपीसी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये किस पर लगती है? ये धारा तब लगती है जब कोई क्लर्क या कोई अफसर या कोई कर्मचारी जानबूझकर और धोखा देने के इरादे से अपने मालिक या एम्प्लॉयर की जो किताबें हैं, रिकॉर्ड्स हैं या दूसरे दस्तावेज हैं, उनको या तो नष्ट कर देता है या उनमें फेरबदल करता है या उनमें झूठी एंट्री करता है। अच्छा, मतलब सीधे सीधे अपने मालिक को धोखा देना। हाँ, इसका सीधा मकसद अपने एम्प्लॉयर के साथ धोखाधड़ी करना होता है। ये कॉर्पोरेट फ्रॉड या किसी भी व्यापार में होने वाली एक आम लेकिन गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी है। कहानी में अब एक मोड़ आता है। एक पत्रकार है, वो इनकी पोल खोलने की कोशिश करता है। विसल ब्लोअर टाइप। हाँ, सरगना बौखला जाता है और उसके गुंडे चिल्लाते हैं, अरे इसका मुंह बंद करो, ये हमें फंसा देगा। वो किस कानून से डर रहे हैं आप? वो शायद डर रहे हैं धारा 505 आईपीसी से, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। पब्लिक मिसचीफ मतलब? ये धारा ऐसे बयानों या अफवाहों या खबरों को फैलाने या छापने से रोकती है जिनसे पब्लिक में शांति भंग होने का खतरा हो। जैसे ऐसे बयान जिनसे सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई सदस्य विद्रोह कर दे या अपना कर्तव्य ना निभाए, या ऐसे बयान जिनसे समाज के किसी वर्ग में डर या खतरा पैदा हो और लोग कानून के खिलाफ अपराध करने लगे, या फिर जिनसे अलग अलग समुदायों जैसे धर्म, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी या नफरत फैले। अच्छा, तो ये अफवाहों और भड़काऊ बातों पर रोक लगाने के लिए है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। हालांकि इस धारा को लेकर अक्सर बहस होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और पब्लिक ऑर्डर के बीच संतुलन बनाने की। सही है। तो वो गिरोह शायद इसलिए डर रहा है कि पत्रकार की रिपोर्ट उनके खिलाफ जनता को भड़का सकती है या उनके अपराधों को ऐसे पेश कर सकती है जिससे समुदायों में तनाव हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है। बिल्कुल। आखिरकार पुलिस के सायरन गूंजते हैं, अड्डे पर छापेमारी होती है, नकली कागजात मिलते हैं, जली हुई दुकान के सबूत मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, वो डरे सहमे बच्चे गवाही दे देते हैं। हाँ, सबूत मिल जाते हैं। पूरा गिरोह पकड़ा जाता है। सरगना आखिर तक अकड़ में है, चिल्लाता है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन कानून की पकड़ से कहां तक भागेगा कोई? पुलिस अधिकारी का जवाब सही है, अब तेरी ताकत सलाखों के पीछे दिखेगी। ये कानून के राज की बात है। हाँ, कहानी का अंत न्याय की जीत दिखाता है। सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है और सजा मिलती है सबको। कहानी यही बताती है, गिरोह के हर सदस्य को उसके किए की सजा मिलती है, जैसी जिसकी भूमिका, जैसा जिसका अपराध। हाँ, किसी को 10 साल की कैद, किसी को शायद आजीवन कारावास, और उनकी जो भी नाजायज संपत्ति थी वो सब जब्त कर ली जाती है। ये यही दिखाता है कि कैसे अलग अलग अपराधों के लिए आईपीसी में अलग अलग सजाएं तय हैं और कैसे कानूनी प्रक्रिया, हाँ उसमें वक्त लग सकता है, पर अंत में वो अपना काम करती है। तो देखा हमने कैसे एक कहानी के जरिए हमने आईपीसी की कितनी सारी धाराओं को छू लिया। हाँ, काफी सारी। आपराधिक अतिचार यानी धारा 441, रिश्ती यानी नुकसान पहुंचाना धारा 425, फिर वो घर में सेंध मारी, गृह भेदन धारा 454, तिजोरी तोड़ना धारा 461। हाँ, फिर जबरदस्ती वसूली यानी एक्सटॉर्शन धारा 384, संपत्ति का बेमानी से इस्तेमाल यानी मिस एप्रोप्रिएशन धारा 403, और वो आगजनी धारा 436, फिर धार्मिक स्थल का अपमान धारा 295, कब्रिस्तानों पर अतिचार धारा 297, बच्चों का व्यापाहरण यानी किडनैपिंग धारा 361, वो विदेश से लड़की लाने वाला गंभीर अपराध धारा 366 बी। हाँ, और आखिर में खातों में हेरफेर धारा 477 ए, और वो लोक शांति भंग करने वाले बयान धारा 505। बिल्कुल।
और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कानून ने अपराधों को कितनी बारीकी से देखा है और परिभाषित किया है। सही कहा। हर गलत काम, चाहे वो प्रॉपर्टी के खिलाफ हो या किसी इंसान की आज़ादी के खिलाफ या धर्म या समाज की शांति के खिलाफ, सबके लिए एक खास कानूनी पहचान है, एक परिभाषा है और उसके हिसाब से सजा भी है। ये कहानी भले ही काल्पनिक थी, पर ये असल जिंदगी में कानून तोड़ने के जो गंभीर नतीजे हो सकते हैं उनकी तरफ एक जरूरी इशारा करती है। ये दिखाती है कि अलग अलग इरादों और हरकतों के लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान कैसे काम करते हैं। वाकई कानून की इन गहराइयों का इस तरह समझना कहानी के जरिए काफी दिलचस्प रहा। पर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है आखिर में। हाँ, पूछिए। क्या हम अपराध को सिर्फ इन धाराओं से, इन कानूनी परिभाषाओं से ही पूरी तरह समझ सकते हैं, या फिर कहानी में जो इंसानी भावनाएं दिखी, वो लालच, वो गुस्सा, वो डर, जो अक्सर इन अपराधों की जड़ में होती हैं, क्या उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी नहीं है? शायद कानून और इंसानियत के इस ताने बाने पर सोचने के लिए ये एक अहम नुक्ता है। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।